रङ्गैस्तुष्टुवांस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 2 मिनट देरी हुई इसलिए क्षमा करें। सबको नमस्कार। परसों हम बात कर रहे थे समष्टिगत विकास की। ये समष्टि को हमने समुदाय कहा। समुदाय के अंतर्गत वर्ण और जाति की बात हमने की। वर्ण और जाति के साथ व्यवसाय व्यवस्था जुड़ी हुई है, ऐसी बात भी हमने की। साथ साथ संप्रदाय भी जुड़ा हुआ है, ये भी बात की। संप्रदाय और जाति, संप्रदाय और व्यवसाय, इन दोनों के अलावा जो एक समुदाय को साथ में रहने के लिए विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं चाहिए, वे भी इसी के अंतर्गत ही आती है। समुदाय और समाज, ये जो 2 शब्द हैं, उसकी हमारे मन में कल्पना ऐसी होती है कि समुदाय माने एक छोटा समूह है और समाज एक बहुत बड़ी एंटिटी है। हमने समष्टि को समाज कहा, इसलिए आज प्रचलित भाषा में जिसको समाज कहते हैं उसको हमने समुदाय कहा। परंतु समाज को यदि वैश्विक मानव समुदाय ऐसा हम कहें, तो हम जिसे समुदाय कहते हैं वो हमारे देश का पूर्ण मानव समूह अर्थात समुदाय ऐसा होगा। जाति कहते हमारे मन में छोटे समूह की कल्पना होती है। संप्रदाय कहते भी हमारे मन में छोटे समूह की कल्पना आती है। परंतु समुदाय का एक हिस्सा है, एक हिस्सा है संप्रदाय। तो समुदाय में विभिन्न प्रकार के अनेक संप्रदाय होते हैं, विभिन्न प्रकार की अनेक जातियां होती हैं। तो व्यवसाय और संप्रदाय, इन सब के विभिन्न प्रकार के एक से अधिक संप्रदायों को, एक से अधिक व्यवसायों को भी समायोजित करने के लिए विभिन्न प्रकार की हमारी व्यवस्थाएं होती हैं। वे भी सामुदायिक अथवा सामाजिक विकास की श्रेणी में, उसके दायरे में ही आएंगे। मैं क्या कहना चाहती हूँ, तो समुदाय माने विभिन्न संप्रदायों को, विभिन्न जातियों को एक दूसरे के साथ सही पद्धति से माने सम्यक पद्धति से रहना है, तो अर्थव्यवस्था नामक व्यवस्था चाहिए, शिक्षा व्यवस्था नामक व्यवस्था चाहिए। संप्रदायों की भी उपदेश और उत्सव और जिसको संप्रदाय के आचार विचार की परंपरा, ये भी चाहिए। उसी प्रकार से शासन व्यवस्था भी चाहिए। शासन के अंतर्गत प्रशासन भी समाहित है, तो शासन प्रशासन की व्यवस्था को हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। ऐसे 3 प्रमुख व्यवस्थाओं के अंतर्गत बहुत सारी छोटी छोटी व्यवस्थाएं भी होती है। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन व्यवस्था, वितरण व्यवस्था, उपभोग व्यवस्था, ऐसी विभिन्न व्यवस्थाएं होती है। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत न्याय व्यवस्था, दंड संहिता, युद्ध क्षेत्र, सीमा सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, ऐसी सारी व्यवस्थाएं होती है। शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत भी अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। संप्रदाय व्यवस्था के अंतर्गत भी आचार विचार की, उत्सवों की, पर्वों की, ऐसी अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं।
परंतु प्रमुख रूप से ये व्यवस्थाएं होंगी। तो समष्टिगत विकास में ये जो समुदायगत विकास है उसमें इन सारी व्यवस्थाओं का भी समावेश होता है। इन सबको मिलकर समाज व्यवस्था या समाज तंत्र कहने का प्रचलन है। तो राज्य तंत्र, अर्थतंत्र, शिक्षा तंत्र, ये सब समाज तंत्र को ठीक से चलाने के ही सारी व्यवस्थाएं हैं। तो अब व्यक्ति का हम समुदायगत विकास कहेंगे तो व्यवसायगत विकास तो है, परंतु साथ में इन व्यवसायों को करने की जो सामुदायिक नीति होती है, धर्म नीति होती है, आचार नीति होती है, इन सबको सीखना ये भी समुदायगत विकास के अंतर्गत आता है। यही सारी अर्थ नीति कैसी होगी, धर्म नीति कैसी होगी, शिक्षा नीति कैसी होगी, कानून बनाने की नीति कैसी होगी, संविधान कैसा होगा, ये सब इसी के अंतर्गत ही आता है। तो सबको साथ मिलकर, एक तो जैसे व्यक्ति कुटुंब का अंग है, कुटुंब समुदाय का अंग है, तो समुदाय का अंग होने के नाते कुटुंब को विभिन्न संप्रदायों के बीच में, विभिन्न व्यवसायों के बीच में जो सम्यक संबंध है उसको भी सीखना, उसको भी पालन करना ये होता है। उदाहरण के लिए कर व्यवस्था कैसी होगी, टैक्सेशन, उसकी नीति कैसी होगी। तो अर्थशास्त्र में आर्य चाणक्य ने लिखा है कि मधुमक्खी जिस प्रकार से अनेक फूलों से रस इकट्ठा करती है और उसको मधु में, शहद में परिवर्तित करती है, उसी प्रकार से राजा ने प्रजा से अथवा विभिन्न व्यवसायों से कर लेना चाहिए। तात्पर्य उसका क्या है कहने का कि मधुमक्खी रस लेती है फूलों से तो भी फूल की कोई हानि नहीं होती, फूल की जो सुगंध है अथवा उसका जो रस है उसमें कमी नहीं होती। उसी प्रकार से कर लेने के बाद भी जिससे कर लिया जाता है उसको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, उस प्रकार से कर लेना चाहिए। तो ये कर कैसे लेना उसकी नीति है, व्यापार उद्योग की नीति है। उदाहरण के लिए लोगों का स्वास्थ्य खराब हो उस प्रकार से कृषि नहीं करनी चाहिए, पर्यावरण की हानि हो उस प्रकार से किसी ने उत्पादन नहीं करना चाहिए। ये उत्पादन नीति है, ये कृषि नीति है। आज क्या होता है, उत्पादन नीति उद्योजकों का ध्यान रख कर की जाती है, तय की जाती है। कृषि नीति कृषकों को लाभ होता है कि नहीं, हानि होती कि नहीं, उसको ध्यान में रख की जाती है। कृषि नीति अन्न की, संपूर्ण समुदाय की अन्न की आवश्यकता की पूर्ति करे उस प्रकार की तो होनी ही चाहिए। ये तो विपुलता और न्यूनता के संदर्भ में हुआ, परंतु स्वास्थ्य खराब नहीं होना ये भी कृषि नीति का अंग है। वो किस लिए, खाने वालों का विचार करके। उत्पादन नीति, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, पर्यावरण की हानि नहीं होनी चाहिए, उस प्रकार से बननी चाहिए। ये समुदायगत विचार करके ही किया जाता है। तो इसका पालन हर उत्पादन करने वाले को करना है, हर कृषक को करना है। इसी प्रकार से संप्रदायों के आचार विचार, संप्रदायों के दृष्टि, संप्रदायों के मूल सिद्धांत जो व्यापक धर्म सिद्धांत है, जिसको हम कोई नाम नहीं देते हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, ऐसे नाम दिया हुआ धर्म नहीं, जो धारण करने वाला है, संपूर्ण सृष्टि को धारण करता है,
उस धर्म के अविरोधी संप्रदाय के आचार विचार सिद्धांत होने चाहिए। ये संप्रदाय नीति हुई। तो संप्रदाय नीति का पालन करना ये उस संप्रदाय के हर कुटुंब का, हर व्यक्ति का कर्तव्य है, धर्म है। माने ये नीति का अनुसरण करना ही चाहिए। संप्रदाय नीति का, उत्पादन नीति का, उसमें भी कृषि नीति का। आप मैंने अब इस प्रकार से यदि विचार करेंगे तो आज की परिस्थिति को लागू करके देखिए कि आज किसी भी प्रकार की नीति का पालन करने से कोई भी भला हम कर नहीं सकते हैं। कि कोई भी किसी भी प्रकार की नीति आज उस प्रकार से नहीं बनी है कि सारा समुदाय आपस में सुख और हित का ध्यान रखकर सुख और हित की रक्षा करके कर सके। न अनेक संप्रदाय ऐसे हैं जो धर्म के विरोधी हैं, अनेक उद्योग ऐसे हैं जो सुख के विरोधी हैं। तो सुख के भी विरोधी, हित के भी विरोधी, ये तो नैतिक नहीं हो सकते। जो नैतिक नहीं है वो धार्मिक भी नहीं हो सकता। मैंने अभी हम इसमें हम बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे, परंतु हम ये जो चर्चा कर रहे हैं उसके बेसिक्स क्या है, किस प्रकार से नीति बननी चाहिए, किस प्रकार से रीति रिवाज बनने चाहिए, किस प्रकार से परंपरा बननी चाहिए, किस प्रकार से आचार विचार निर्धारित होना चाहिए, किस प्रकार से व्यवसायों की प्रवृत्तियां निर्धारित होनी चाहिए। इसके लिए ये समुदायगत विकास की संकल्पना को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इसमें अनेक प्रश्न हमारे मन में निर्माण होने वाले हैं, उठने वाले हैं। उठने देना चाहिए और उसके उत्तर भी ढूंढने चाहिए और इसको स्पष्ट भी कर लेना चाहिए, क्योंकि सारी उलझने सामुदायिक जीवन की ये सम्यक समझ नहीं होती है, इसलिए होती है, निर्माण होती है उलझने। इन उलझनों को दूर करना ये तो हमारा पहला काम है ही। इसलिए प्रश्न उठने देना चाहिए और उनके उत्तर भी विस्तार से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये समुदायगत विकास की बात हमने की। उसके आगे है राष्ट्रगत विकास। इसमें भी अनेक प्रकार की ऐसी ही संकल्पनात्मक उलझने हैं। राष्ट्र, देश और राज्य, इन तीन शब्दों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। देश मूलतः भौगोलिक संकल्पना है। देश का अर्थ है स्थान। हम देश काल परिस्थिति कहते हैं तो देश माने स्थान, भूगोल। भूगोल का संपूर्ण भूगोल का एक हिस्सा भारत देश कहलाता है। भारत देश माने भौगोलिक देश जो है वो। भौगोलिक देश कहाँ का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि केवल भौगोलिक संकल्पना अगर हम लेंगे तो भारत देश कहाँ तक का है, कितना है उसका विस्तार है और कहाँ उसकी सीमा है। दो संदर्भ हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र सत्यति। भारत का वर्णन पुराणों में कैसा किया गया, समुद्र से उत्तर में है, ये तो समझ में आने वाली बात है। दक्षिणम हिमालय के दक्षिण में, हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम। तो हिमालय कहाँ से कहाँ तक का है? हिमालय कोई एक पहाड़ नहीं है, हिमालय तो पर्वतमाला है। और कहाँ से कहाँ तक की है, आप जरा नक्शे में देखिए। दूसरा संदर्भ है कालिदास के कुमार संभव में हिमालय का वर्णन है। पहला ही श्लोक, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। कि भारत के उत्तर में देवतात्मा हिमालय नाम का नगाधिराज है, पर्वतराज है,
दूसरी पंक्ति में उसकी सीमा का वर्णन है। पूर्वा परौ तोय निधि वगाय स्थितः पृथिव्या इव मानदंडः। पूर्व और पश्चिम सीमा दोनों ही छोर हिमालय के समुद्र का अवगाहन करते हैं, समुद्र में स्नान करते हैं। अब जरा नक्शा कल्पना में लाइए। तो पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, इजराइल, ये सारे के सारे भारत खंड है। पूर्व में नेपाल, भूटान, तिब्बत, सिक्किम, इधर म्यांमार, उधर हमारे इंडोनेशिया के सारे द्वीप समूह, सारा भारतवर्ष है, भारत खंड है। भौगोलिक सीमा तो ये है, ये देश है, देश माने स्थान, तो ये भौगोलिक सीमा है। परंतु दूसरी संकल्पना है राज्य की। आज हम राज्य, राज्य की कल्पना है। तो भारत नाम का राज्य कहाँ से कहाँ तक का है? वो तो जहां भारत का संविधान और भारत की सरकार का आधिपत्य जहां तक है, वो भारत राज्य है। उसको देश नहीं कहते, उसको स्टेट ही कहते हैं। हमारी घालमेल आज शब्दों की क्या है कि हम उसको देश कहते हैं, और गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र उसको राज्य कहते हैं। ये राज्य शब्द का सही अर्थ भी नहीं है। स्टेट को कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, इसको स्टेट कहना, ये माने शब्द का सही अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ। राज्य नाम की एक व्यवस्था है, वो शासन और प्रशासन की व्यवस्था है। वह राजकीय इकाई हमारी भारत का संविधान जहां चलता है, भारत का आधिपत्य जहां चलता है, शासन प्रशासन का आधिपत्य जहां चलता है, वह भारत राज्य है। परंतु हम उसको देश बोलते हैं, अभी हम उसको देश बोलते हैं। इसलिए भारत देश की संकल्पना है, वह भू राजकीय है। इस राज्य की व्यवस्था में जितना भूभाग आता है, उतना भारत देश है, ऐसी आज की हमारी व्याख्या हुई। पाकिस्तान इसीलिए हमारे देश में समाविष्ट नहीं है, क्योंकि वहां भारत के संविधान की सत्ता नहीं चलती है। परंतु भौगोलिक दृष्टि से वो भारत का ही हिस्सा है। बांग्लादेश राजकीय दृष्टि से भारत का हिस्सा नहीं है, परंतु भौगोलिक दृष्टि से तो वो भारत का ही हिस्सा है। तो इस प्रकार से भू राजकीय संकल्पना का देश, ये तो देश है भू राजकीय दृष्टि से। परंतु राष्ट्र क्या है? राष्ट्र ये सांस्कृतिक इकाई है। अब तीन बातें हुई, भौगोलिक अथवा प्राकृतिक, भौगोलिक, राजकीय और सांस्कृतिक, ये तीनों संकल्पनाओं को मिलाकर हमारा जो देश है वो भारत है। उस अर्थ में हम भारतीय हैं। तो फिर सांस्कृतिक संकल्पना से क्या तात्पर्य है? सांस्कृतिक संकल्पना से तात्पर्य है भारत का जीवन दर्शन क्या है, जीवन दृष्टि क्या है। भारतीय प्रजा, दर्शन किसका होता है? वो कोई भूमि का नहीं होता है, वो कोई राज्य व्यवस्था का नहीं होता है। दर्शन होता है समाज का, दर्शन होता है प्रजा का। और दर्शन माने दृष्टि, माने क्या? हम जीवन और जगत को कैसे देखते हैं, हम जीवन और जगत के बारे में क्या मानते हैं, उस मान्यता के अनुसार, उस दर्शन के अनुसार, उस समझ के अनुसार हमारी सारी व्यवस्थाएं होंगी, हमारे सारे व्यवहार होंगे। उदाहरण के लिए हम हमारी जीवन दृष्टि कहती हैं कि संपूर्ण विश्व रूप में जितनी भी एंटिटीज हैं, जितने भी आविर्भाव हैं, उन सब का अंततो गत्वा आंतरिकतम संबंध एकात्मता का है। ये हमारी जीवन और जगत की ओर देखने की दृष्टि है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है।
अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म ही हूँ, इसलिए मैं और ये जगत अलग नहीं है, एक ही ब्रह्म के आविर्भाव हैं, इसलिए एकात्मता के संबंध से जुड़े हैं। इसलिए हमारा संपूर्ण संबंध का आधार एकात्मता है। ये भारत की प्रजा मानती है, भारत के लोग मानते हैं, यूरोप के लोग नहीं मानते। तो ये भारत राष्ट्र का जीवन दर्शन, ये भारतीय प्रजा की जीवन की समस्त व्यवस्थाओं और व्यवहारों और नीतियों का मूल आधार है। ये भारत राष्ट्र की आइडेंटिटी है, ये भारत राष्ट्र का स्वभाव है, ये भारत राष्ट्र की चिति है, ये भारत राष्ट्र की आत्मा है, उसका स्वभाव है, उसका माने उसको जीवन और जगत को देखने का ऐसा ही रवैया है, ऐसे ही हम समझते हैं। और इसलिए हम कहते हैं सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं। भाई बहन है, ये तो कुटुंब का संबंध है, वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं, क्योंकि कुटुंब का ही संबंध का मूल आधार तो एकात्मता ही है। और संपूर्ण विश्व के साथ हम कुटुंब के संबंध से जुड़े हैं, अर्थात एकात्मता के संबंध से जुड़े हैं। इसलिए ये भारत की दृष्टि, भारतीय प्रजा की जीवन और जगत को समझने की, देखने की जो दृष्टि है, जो पद्धति है, वो हमारी सांस्कृतिक आइडेंटिटी है, सांस्कृतिक परिचय है। ये हमारी सांस्कृतिक पहचान है। और संस्कृति हमेशा धर्म व्यवस्था के साथ, धर्म व्यवस्था के अनुसार बनी है। धर्म ये समस्त विश्व की व्यवस्था है, वह यूनिवर्सल ऑर्डर है। तो ऋषियों ने इसको सोशल ऑर्डर भी बनाया, समष्टि का भी मूल आधार बनाए, मूल व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था को कृति में लाने वाली संस्कृति होती है। इसलिए धर्म और संस्कृति हमेशा साथ साथ ही शब्द चलते हैं। संस्कृति धर्म की प्रणाली है, धर्म एक व्यवस्था है, नियम है, वहां उसको कृति में लाने वाली संस्कृति होती है। धर्म और संस्कृति का आधार जीवन दृष्टि होती है, जो भारत की आध्यात्मिक है। भारत की जीवन दृष्टि आध्यात्मिक है, क्योंकि एकात्मता के संबंध से ही वे संपूर्ण विश्व की रचना को देखते हैं। तो ये राष्ट्र की पहचान है, ये राष्ट्रीयता है। इसको अब आजकल जो कहा जाता है भारत हिंदू राष्ट्र है, इसका अर्थ क्या है कि समस्त विश्व में विभिन्न राष्ट्र हैं, उसमें भारत की जो इस प्रकार की दृष्टि है, उसको विश्व ने नाम दिया हिंदू, इसलिए यह हिंदू राष्ट्र है। इस हिंदू राष्ट्र में अनेक प्रकार के संप्रदाय हैं, अनेक व्यवसाय हैं, अनेक प्रकार के आचार विचार वाले लोग रहते हैं। तो क्या हो गया, मूल में हम एक हैं। जो मानता है कि मूल में हम एक नहीं है और आप पर भाव से नहीं नहीं हम इसमें नहीं मानते, वो अहिंदू है। हिंदू का विरोधी और कुछ भी नहीं है, हिंदू का विरोधी अहिंदू है, या हम अंग्रेजी में कहे तो सेमिटिक है। नॉन हिंदू इज सेमिटिक, नॉन सेमिटिक इज हिंदू। खैर, वो हिंदू नाम, हिंदू की चर्चा हम अलग से करेंगे, परंतु ये राष्ट्र हैं। तो राष्ट्र का मूल परिचय क्या है, सांस्कृतिक परिचय? वह अध्यात्म, भारत की बात कर रही हूं मैं, तो अध्यात्म, धर्म, संस्कृति, उसके अनुकूलन में, उसके अनुसरण में, उसके अविरोधी बनी हुई सारी व्यवस्थाएं, व्यवहार, नीतियां, ये भारत की पहचान है। तो राष्ट्रगत विकास का अर्थ क्या है फिर? राष्ट्रगत विकास का अर्थ है राष्ट्र के जीवन दर्शन को मानना, समझना, जानना, उसके अनुकूल बनना, उसके अनुकूल बनने के लिए जो जो भी सीखना पड़ेगा,
वो सीखना, जितने भी मर्यादाओं का स्वीकार करना पड़ेगा उसका स्वीकार करना, उसके अनुशासन में रहना। एक शासन राज्य का है, दूसरा शासन संस्कृति का है। राज्य को भी संस्कृति के अनुशासन में रहना पड़ेगा, क्योंकि राज्य समाज तंत्र की सुव्यवस्था के लिए बनी हुई एक व्यवस्था है। तो राज्य का शासन, उसका पालन करना अथवा उसके अनुकूल रहना, ये राजकीय अनुशासन है, ये सामाजिक अनुशासन का एक हिस्सा है। परंतु धर्म संस्कृति के शासन को मानना अर्थात धर्मानुशासन में रहना, ये सांस्कृतिक आयाम है प्रजा जीवन का। और इसलिए इसके अनुकूलन में हमारा जीवन बने, यह हमारा राष्ट्रगत विकास है। अध्यात्म धर्म संस्कृति, तो अध्यात्म ये भारतीय दर्शन, धर्म अध्यात्म के अनुकूलन में, धर्म अध्यात्म के अधिष्ठान पर बनी हुई धर्म व्यवस्था, ये भारतीय धर्म, और उसके अनुसार बनी हुई संस्कृति। संस्कृति में कृति ही मुख्य शब्द तो है, सम्यक कृति इस संस्कृति। तो कृति माने व्यवस्था, व्यवहार और ये आचार विचार, ये सब हुआ। तो भारतीय समुदाय को भारतीय संस्कृति के अनुकूल बनना है। तो समाज संस्कृति का अंग है, समाज धर्म का अंग है। धर्म ही नियमन करता है, धर्म ही रेगुलेटरी फोर्स है, धर्म ही नियंत्रण करता है। इस प्रकार की हमारी व्यवस्था बनी कि व्यक्ति कुटुंब का अंग, कुटुंब समुदाय का अंग, समुदाय संस्कृति का अंग अथवा धर्म का अंग अथवा राष्ट्र का अंग। इस प्रकार से राष्ट्र, देश, राज्य, समाज, कुटुंब, इन सब को हमने अच्छी तरह से व्याख्यायित करके एक दूसरे के साथ संबंधित बनाकर हमारी समझ में, हमारी बुद्धि में स्थापित कर लेना चाहिए। उसके बाद आचार विचार व्यवहार ये सब अनुकूल बनते जाएंगे, हमारी व्यवस्थाएं अनुकूल बनती जाएंगी। सबसे बड़ी बात है समुदाय की सारी व्यवस्थाओं को धर्म संस्कृति और नीति के अनुकूल बनना। आज यदि सारी समस्याएं जो निर्माण होती हैं वे सारी धर्म संस्कृति की व्यवस्था के अनुकूल नहीं होने के कारण से होती है, धर्म नीति के अनुकूल नहीं होने के कारण से। आ रही है। हाँ हाँ हाँ, तो राजेंद्र जी आपका कनेक्शन ठीक कर लीजिए। समय समय तो 7:03 हो गए ताई। जी हाँ, बस हमारा भी पूर्ण होने को आया, थोड़ा देर से भी शुरू किया था ना। तो अभी जो हमारा अंतिम मुद्दा था, इन सब को अच्छी तरह से व्याख्यायित करके एक दूसरे के साथ किस प्रकार का, किस स्तर पर समायोजन होता है ये देख लेना चाहिए, और तभी हमें ये राष्ट्रगत विकास की संकल्पना ध्यान में आएगी। तो व्यक्ति, कुटुंब, समुदाय और राष्ट्र, ये होने के बाद कल हम देखेंगे ये विश्वगत विकास की हमारी संकल्पना क्या है। रोज